हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग प्रवचन पर। आज हम इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 यानी डीसी सर्किट्स को हम रिवाइज करने वाले हैं। इसका जो है हम कम समय में वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ पर जा कर के आप इसे डाउनलोड करके शॉर्ट टाइम में आप फिर से अपने से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यूनिट 1 डीसी सर्किट का जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स की बात करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क्स की बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड नेटवर्क्स। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, मेश एंड लूप, नोड एंड जंक्शन के बारे में बात करेंगे, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। फिर उसके बाद में हम मेश एंड नोडल एनालिसिस जो कि लास्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम इन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यह वीडियो एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, तो इसमें हम मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज़ बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है। और ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर आदि इन सभी का इंटरकनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या तो क्लोज्ड हो सकता है या ये ओपन पाथ हो सकता है। और यदि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लोज होगा तो उसमें करंट जो है फ्लो करेगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ओपन पाथ होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग क्लोज्ड पाथ फॉर करंट फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ही होता है, बस इसमें क्लोज्ड पाथ होता है और क्लोज्ड पाथ होने की वजह से इसमें करंट जो है फ्लो करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक नेटवर्क का सर्किट डायग्राम है, एक ओपन है और ओपन होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। और दूसरा क्लोज सर्किट है तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा क्लोज्ड ही होता है, इसमें ओपन पाथ नहीं होता है। और इस वजह से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड करने काम करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। और एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया। बैटरी हो या जनरेटर हो या वोल्टेज एंड करंट सोर्स हो, ये सभी जो है नेटवर्क को एनर्जी देने काम करते हैं, इसलिए ये सभी एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगला है पैसिव एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स दैट कैन स्टोर और डिसिपेट एनर्जी, एग्जाम्पल्स RLC। तो ऐसे एलिमेंट्स जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं या उसको डिसिपेट करने काम करते हैं उन्हें बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर। रजिस्टर जो है एनर्जी को डिसिपेट करने काम करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने काम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क की। एक्टिव नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एक्टिव एलिमेंट्स एज वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो जो एक्टिव नेटवर्क है इसमें एक या एक से अधिक एक्टिव एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स लगे होते हैं जो नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड करने काम करते हैं, जैसे वोल्टेज एंड करंट सोर्स हो गया। तो इसमें वोल्टेज एंड करंट सोर्स जो है ऐसे बहुत सारे एक्टिव एलिमेंट्स लगे होते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क की। अब दूसरा है पैसिव नेटवर्क। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली पैसिव एलिमेंट्स। तो जो पैसिव नेटवर्क होगा उसमें सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स ही लगे होते हैं, उसमें एक्टिव एलिमेंट्स नहीं लगे होते हैं। और पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से लगे होंगे, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क को हमने पढ़ लिया। तो एक्टिव नेटवर्क में एक्टिव एलिमेंट्स लगे होते हैं जैसे वोल्टेज एंड करंट सोर्स हो गया, लेकिन पैसिव नेटवर्क्स में सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स ही लगे होते हैं जैसे इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। अब बात करते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की। A lumped network is a network where all elements are physically separable. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे हो गया, RLC नेटवर्क हो गया। एक जो लम्प्ड नेटवर्क होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं उनको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। जैसे हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लगा हो तो उसको हम
अलग 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 होता है और उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, अ नेटवर्क इन विच नेटवर्क एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं उसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस होता है, उसको हम फिजिकली जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जो एलिमेंट्स लगे होते हैं उसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो यदि एग्जाम्पल है तो उसमें आप लिख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ट्रांसमिशन लाइन में जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को आप फिजिकली जो है सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जो है रेजिस्टेंस होगा, कितना लंबा वायर है, कितना उसका रेजिस्टेंस है, कितना इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस होगा। अगला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। पहले बात करते हैं लीनियर एलिमेंट्स की। लीनियर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज वैल्यू डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज एंड करंट। तो लीनियर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है, यदि हम वोल्टेज और करंट को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हो गया रजिस्टर, तो यदि हम 10 ओम का रजिस्टर लाते हैं और उसको सर्किट में लगाते हैं और सपोज 5 एम्पियर को उसमें करंट फ्लो करते हैं, तब भी रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम रहेगी। और सपोज 10 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो करते हैं, तब भी जो है रजिस्टर की वैल्यू सेम रहेगी। और उसमें कुछ भी वोल्टेज चेंज करेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। तो लीनियर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे हम कितना भी वोल्टेज या करंट में चेंज कर लें। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं दे ओबेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि सपोज आपके पास कोई इनपुट है और उसमें आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो उसका आउटपुट होगा उसमें भी जो है के से मल्टीप्लाई होकर आएगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि सपोज आपके पास एक इनपुट है ए और उसका आउटपुट आ रहा है वाई, और दूसरा इनपुट है बी और उसका आउटपुट आ रहा है सपोज एक्स। तो जब इन दोनों इनपुट्स को एक साथ सम करके आप किसी सिस्टम में देंगे तो जो उसका आउटपुट होगा वो भी सम होकर आएगा। यानी ए प्लस बी आप सपोज इनपुट देंगे तो जो उसका आउटपुट है एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और तीसरा पॉइंट है कि जो लीनियर एलिमेंट्स हैं दे ओबेज ओम्स लॉ। तो लीनियर एलिमेंट्स बेसिकली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो लीनियर एलिमेंट्स बेसिकली वोल्टेज एंड करंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं। तो यहाँ पर आप वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो ग्राफ देखेंगे तो एक लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। और लीनियर एलिमेंट्स जैसे हो गया, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो ये सभी जो है लीनियर एलिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। दोज एलिमेंट्स इन विच रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉन लीनियर फंक्शन। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं ये लीनियर एलिमेंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या लॉज है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे नॉन लीनियर एलिमेंट्स डोंट ओबेज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। तो जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। और नॉन लीनियर एलिमेंट्स जो है ये ओम्स लॉ को भी नहीं फॉलो करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सभी एग्जांपल हैं नॉन लीनियर के। और यहाँ पर आप डायोड का जो है वोल्टेज एंड करंट के बीच में एक ग्राफ देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है आप यहाँ से देख करके पता कर सकते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें आप यदि सपोज कोई इनपुट देते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा या आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि इसमें सपोज आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो इसका आप देख सकते हैं कि करंट किस प्रकार से जो है सडन इंक्रीज कर रहा है। और तो इससे आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जबकि लीनियर एलिमेंट्स की बात करें या लीनियर नेटवर्क में जो है आप ये कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो इसका इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। अब अगला बात करते हैं लीनियर नेटवर्क एंड नॉन लीनियर नेटवर्क की। लीनियर नेटवर्क, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ओनली लीनियर एलिमेंट्स दैट इज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी एंड एग्जांपल्स आर रेजिस्टिव नेटवर्क, इंडक्टिव नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो सिर्फ लीनियर एलिमेंट से बने होते हैं। तो ऐसे सभी नेटवर्क्स जो सिर्फ लीनियर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं
लीनियर एलिमेंट्स का मतलब हुआ जैसे रजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो इन सभी एलिमेंट्स से मिलकर जो नेटवर्क बने होते हैं उसे बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। और इसके एग्जांपल हैं जैसे रजिस्टिव नेटवर्क हो गया, इंडक्टिव नेटवर्क, कैपेसिटिव नेटवर्क, एक्सेट्रा। दूसरा है नॉन लीनियर नेटवर्क। अ नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट्स कंसिस्ट ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स दैट डू नॉट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। एग्जाम्पल नेटवर्क हैविंग डायोड। तो नॉन लीनियर नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें कम से कम एक नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट लगा होता है, कि जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एंड सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं, और ये ओम्स लॉ को भी जो है फॉलो नहीं करते हैं। और नॉन लीनियर नेटवर्क के एग्जांपल्स हैं जैसे नेटवर्क हैविंग डायोड। तो ऐसे नेटवर्क जिसमें डायोड लगा हो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर नेटवर्क, या ऐसे अन्य एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स दैट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने से करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट्स। और यूनिलेटरल एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो डायोड जो है अपने से सिर्फ जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तभी अपने से करंट फ्लो होने देता है, और जब डायोड रिवर्स बायस में जाता है तो अपने से करंट नहीं फ्लो होने देता है। और दूसरा एग्जांपल है ट्रांजिस्टर, और ऐसे अन्य एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स की। दीज एलिमेंट्स अलाउ करंट टू फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। और जो बायलेटरल एलिमेंट्स होते हैं अपने से दोनों डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो होने देते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो रजिस्टर में आप यदि करंट किसी भी डायरेक्शन से देंगे तो दोनों डायरेक्शन से करंट जो है इसमें पास हो सकता है, ऐसे इंडक्टर है और कैपेसिटर है। अगला है स्टैटिक एंड डायनेमिक एलिमेंट्स। स्टैटिक एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है ये प्रेजेंट की वैल्यू या प्रेजेंट के इनपुट पर डिपेंड करता है। और स्टैटिक एलिमेंट्स का एग्जांपल है जैसे रजिस्टर। इसको सपोज आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो इसका जो बिहेवियर आप इसको इनपुट देंगे उसी के अनुसार इसका बिहेवियर आपको दिखेगा। दूसरा है डायनेमिक एलिमेंट्स। तो जो डायनेमिक एलिमेंट्स हो गया जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर। तो सपोज आप इसको किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो इंडक्टर, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है और कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो ये एलिमेंट्स हैं आप यदि इनको एक सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो ये एनर्जी स्टोर कर लिया और फिर कहीं और कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है ये अपना अलग तरीके से बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जो डायनेमिक एलिमेंट्स होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है ये पास्ट पर भी और प्रेजेंट की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। अगला है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स जैसे हो गए रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनकी हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ ए स्टैटिक एलिमेंट दैट इज़ मेमोरी लेस एलिमेंट। तो रेजिस्टेंस बेसिकली ये किसी जो कंडक्टर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और रेजिस्टेंस की वजह से जो कंडक्टर होता है ये अपने से जो करंट इससे फ्लो होता है उसको अपोज करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस का काम है अपोज करना। तो जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस उसको अपोज करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस जो है ये एक स्टैटिक एलिमेंट है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक स्टैटिक एलिमेंट है। स्टैटिक एलिमेंट का मतलब हुआ कि मेमोरी लेस एलिमेंट। तो इसमें जो है कोई पास्ट की वैल्यू पर स्टैटिक एलिमेंट नहीं डिपेंड करता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं मेमोरी लेस एलिमेंट। जबकि डायनेमिक एलिमेंट्स को मेमोरी विद मेमोरी एलिमेंट्स बोलते हैं, या मेमोरी युक्त एलिमेंट्स भी कहते हैं जो है डायनेमिक एलिमेंट्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये R बराबर रो L बाई ये होता है, जिसमें कि R रेजिस्टेंस होता है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ से भी एक फॉर्मूला बनता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दैट इज़ V बराबर I इंटू R हो गया। और रेजिस्टेंस हो गया यहाँ से V R बराबर V बाई I। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस को यदि हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक इसको सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, दूसरा है पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो यदि आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट यानी नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो नेट रेजिस्टेंस ये होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यदि आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उन सभी रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा ये इन सभी के सम के बराबर हो जाएगा। और यदि आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा।
डॉट डॉट आप जितना जोड़ना चाहे उसको पैरेलल में जोड़ सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर बेसिकली पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर। दे कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक। तो जो कैपेसिटर होता है ये स्फेरिकल भी होता है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं ये दो कंडक्टिव प्लेट से बने होते हैं और इन दो कंडक्टिव प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा होता है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक होता है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग कैमरा, फ्लैशेस, रेडियो, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। कैपेसिटर्स का जो है यूज बहुत सारे डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे कैमरा के फ्लैश में आप देखते हैं, फ्लैश जो जलता है उसमें जो है कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। रेडियो में किया जाता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि इस प्रकार से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। यहाँ पर वोल्टेज VC है, करंट I फ्लो कर रहा है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है जिस पर जो है इलेक्ट्रिक करंट पहुँच रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके दूसरे साइड जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो इस प्रकार से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है होता है। और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भी होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इंसुलेटिंग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ है IC एंड dV/dt के बीच में। IC मतलब कैपेसिटिव करंट और dV/dt के बीच में एक ग्राफ है। ये एक लीनियर ग्राफ है। ये ग्राफ लीनियर इसलिए है क्योंकि जो कैपेसिटर है ये एक लीनियर एलिमेंट होता है। और ये जो ग्राफ आया है ये आया है एक फार्मूला दैट इज़ IC बराबर C dV/dt से। और कैपेसिटर में इसके अलावा और भी फार्मूले होते हैं, जैसे होगा C बराबर Q/B एंड C बराबर ε0 A/d होता है। ये सभी फार्मूले जो कैपेसिटर से रिलेटेड है। और अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो जो कैपेसिटेंसेस हैं उनको हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि हमें सीरीज में कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया है कैपेसिटर्स को और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो उसको फाइंड कर सकते हैं कैसे? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn, ऐसे करके उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा है यदि हमने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट इज़ C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ कैपेसिटर में, तो जो ये रजिस्टर के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जो सीरीज में होता है इसमें वो फार्मूला पैरेलल में लगेगा, उसमें जो पैरेलल में होता है इसमें जो है सीरीज में हो जाएगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is affected by the size of the conductive plates, the permittivity of the dielectric material and the spacing between the plates। तो जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का ये बेसिकली किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? ये अफेक्ट होता है पहला जो है कंडक्टिव प्लेट्स जो होते हैं उनके साइज पर डिपेंड करता है। और दूसरा है जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी पर ये डिपेंड करता है। और तीसरा है जो स्पेस होता है प्लेट्स के बीच में उस पर भी ये जो है डिपेंड करता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट इसमें यह है कि जो कैपेसिटर होता है ये एक डायनेमिक एलिमेंट होता है। मतलब डायनेमिक एलिमेंट का मतलब विद मेमोरी। तो इसमें पास्ट की कुछ जो मेमोरी होती है दैट इज़ कि जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की। An inductor is a passive component that store energy in the form of magnetic energy when electricity is applied to it। तो जो इंडक्टर है ये एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। An inductance is property of the inductor that opposes any change in magnitude or direction of current flowing through it। तो जो इंडक्टेंस है ये इंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो इंडक्टर है ये करंट के मैग्नीट्यूड में जो चेंजेस होते हैं या जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं उसको अपोज करने का काम करता है। इंडक्टर इज़ अ कॉइल ऑफ वायर एंड डायनेमिक एलिमेंट। तो इंडक्टर जो है ये वायर्स का एक कॉइल होता है और ये इंडक्टर बेसिकली एक डायनेमिक एलिमेंट होता है और इसमें जो पास्ट की मेमोरी होती है वो भी स्टोर रहती है, यानी एक मेमोरी युक्त यानी विद मेमोरी एलिमेंट है। और यहाँ पर हमने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया है। वोल्टेज एंड dI/dt के बीच में ग्राफ है और ये ग्राफ जो है एक लीनियर ग्राफ है। ये ग्राफ लीनियर इसलिए है क्योंकि जो इंडक्टर है एक लीनियर एलिमेंट है
और इस ग्राफ का जो स्लोप है ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंडक्टेंस की वैल्यू जो है ये देगा। और यहाँ पर इसका फार्मूला है VL बराबर LdI/dt। और आप इंडक्टेंस का, इंडक्टर का जो सिंबल होता है इसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेश एंड लूप की। मेश एंड लूप क्या होता है? मेश, इट इज़ क्लोज्ड पाथ इन सर्किट दैट कंटेन्स नो अदर क्लोज्ड पाथ इनसाइड इट। तो जो मेश है यह एक क्लोज्ड पाथ होता है सर्किट में, और मेश के अंदर कोई दूसरा जो क्लोज्ड पाथ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेश है ये शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ होता है किसी सर्किट में। और बात करते हैं लूप की, तो जो लूप है इट इज़ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इन विच नो नोड्स रिपीट्स। तो जो क्लोज्ड पाथ होता है सर्किट में जिसमें कोई भी नोड्स को हम दोबारा काउंट नहीं करते हैं, तो ऐसे जो पाथ है उसको बोलते हैं लूप। और एक नोट पॉइंट है इसमें कि एवरी मेश इज लूप बट एवरी लूप नीड नॉट टू बी अ मेश। तो जो प्रत्येक मेश है यह एक लूप होता है, लेकिन प्रत्येक लूप एक मेश नहीं होता है। और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मेश एंड लूप के बीच में डिफरेंस को बताया है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक है सर्किट डायग्राम ABCDEF, ये नोट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप मेश की बात करेंगे तो मेश है BCDE, एक मेश हो गया। ABEF दूसरा मेश है। और बात करें लूप की, तो जो दोनों मेसेस हैं BCDE और ABEF, ये दोनों लूप के अंदर आ जाएंगे और तीसरा लूप बनेगा ACDF, तो ये हो जाएगा लूप। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मेश बनेगा और 3 लूप बनेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मेश होता है ये शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ होता है, और जबकि जो लूप है इसके अंदर दूसरे मेसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि मेश के अंदर कोई दूसरा जो क्लोज्ड पाथ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन लूप के अंदर दूसरे जो क्लोज्ड पाथ हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं नोड एंड जंक्शन के बारे में। नोड इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट्स। तो नोड ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स जो है आपस में मिलते हैं, उसे बोलते हैं नोड। जंक्शन की बात करें तो जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर 3 और मोर पाथ्स मीट्स। तो जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स कह सकते हैं या जो पाथ होते हैं वो मिलते हैं, उसे बोलते हैं जंक्शन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट है, उसको देखेंगे। एवरी जंक्शन इज अ नोड बट एवरी नोड नीड नॉट टू बी अ जंक्शन। तो एवरी जंक्शन क्या है, ये एक नोड होता है, लेकिन प्रत्येक नोड जंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं नोड्स। जबकि जहाँ पर 3 या 3 से अधिक सर्किट एलिमेंट्स मिलते हैं या जो 3 या 3 से अधिक पाथ्स होते हैं वो मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं जंक्शन। अब हम बात करने वाले हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस के बारे में। तो पहले बात करने वाले हैं वोल्टेज सोर्सेस के बारे में। तो इसमें हम देखने वाले हैं 2 वोल्टेज सोर्सेस, एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस के बारे में। पहले बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। An ideal voltage source is a two-terminal imaginary device that maintains a constant voltage across its terminal, regardless of the current flowing through it. Voltage remains constant and independent of load current. It has zero internal resistance. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली एक 2-terminal इमेजिनरी डिवाइस होता है। मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स जो डिवाइस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल हो ही नहीं सकता। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली एक 2-terminal इमेजिनरी डिवाइस है जो कि अपने टर्मिनल्स के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन किए रहता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स लोड करंट से इंडिपेंडेंट होता है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 0 होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम, जिसमें कि वोल्टेज लगा हुआ है और उसके साथ कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये 0 होता है। और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं वोल्टेज और टाइम के बीच में, जिसमें कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो टाइम के अनुसार कांस्टेंट है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये जो है टाइम के अनुसार घटता जा रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है ये एक इमेजिनरी डिवाइस है, क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सपोज आप कोई बैटरी लाकर यदि आप घर पर रख देंगे, उसका यूज भी नहीं करेंगे, तो भी उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से वो टाइम के अनुसार जो है उसका वोल्टेज या वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। इट हैज़ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू विच वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स डिक्रीजेस स्लाइटली विद इंक्रीज इन करंट। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में
जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसकी कुछ न कुछ स्मॉल वैल्यू होती है। तो इसकी वजह से जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है डिक्रीज करने लगता है। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसका वोल्टेज टाइम के अनुसार जो है घटता हुआ आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका वोल्टेज घटने लगता है। अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। एनर्जी सोर्स विच प्रोवाइड्स constant current across its terminals regardless of current drawn through its terminals. An ideal current source has infinite internal resistance. तो आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स एक एनर्जी सोर्स होता है जो कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इनफाइनाइट होता है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का ये डायग्राम है जिसमें कि करंट सोर्स लगा हुआ है और उसके साथ कनेक्टेड है लोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका शो किया है वो इनफाइनाइट है। और इसका एक ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है इसका करंट टाइम के अनुसार जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आइडियल करंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसी कोई डिवाइसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स हैज लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट डिलीवर्स करंट विच इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हाई होता है और ये जो करंट डिलीवर करता है ये बेसिकली जो वोल्टेज कनेक्टेड है सोर्स के क्रॉस उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट डायग्राम है और ये है ग्राफ जो कि टाइम के अनुसार प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का करंट जो है ये डिक्रीज करता हुआ आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं KVL एंड KCL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहले बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी KVL की। अकॉर्डिंग टू KVL, algebraic sum of all the voltages across any closed loop of a circuit is zero. This law is based on conservation of energy. तो KVL ये कहता है कि यदि आप किसी क्लोज सर्किट में सभी वोल्टेजेस का सम करेंगे तो जीरो के इक्वल आता है। और ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ IR बराबर जीरो है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है कि जिसमें एक क्लोज सर्किट है और सभी का आप वोल्टेजेस जो है सम करेंगे तो वो जीरो के इक्वल होता है। अब हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। Algebraic sum of all the currents at a node is always zero, or sum of incoming current at a node is always equal to the sum of outgoing current from that node, and this law is based on conservation of electric charge. तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी नोड पर जितने भी करंट्स हैं उन सभी का यदि आप अलजेब्राइक सम करेंगे तो जीरो के इक्वल होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि किसी नोड पर जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है ये ऑलवेज इक्वल होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के उस नोड पर। और ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड होता है। और यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो नोड है या जंक्शन है उस पर जितने भी करंट्स हैं उन सभी का यदि आप सम करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा। तो इनकमिंग को यदि आप प्लस माने और आउटगोइंग को माइनस माने तो I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर जीरो हो जाएगा। और उसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट हमने शो किया है दैट इज I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और उसका शॉर्ट रिवीजन एक शॉर्ट टाइम में करेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है या जो वीडियोस हम लाएंगे वो सभी आप तक पहुंच सके सही समय पर। तो बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।